हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप अपनी पढ़ाई ठीक तरीके से कर रहे होंगे और एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। ज़्यादातर स्कूल्स में हाफ ईयरली एग्जाम फिनिश हो गए हैं, उनके रिजल्ट भी बता दिए गए हैं। अब आपके प्री बोर्ड स्टार्ट होंगे दिसंबर में। तो ये सीरीज़ मैंने उन बच्चों के लिए स्टार्ट की है जिन्होंने पहले से अपना कुछ नहीं पढ़ा है, वो वन शॉट सीरीज़ में अपना सारा सिलेबस कंप्लीट कर सकें। तो वन शॉट सीरीज़ का फ़ायदा ये है कि वो उन सारे टॉपिक्स को एक ही क्लास में कंप्लीट कर सकते हैं और जल्दी से जल्दी अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं। तो आज की क्लास में स्टार्ट होगा हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जो कि केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 है। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्या होते हैं? देखिए, इस समय प्रेजेंट टाइम में 115 एलिमेंट्स कुछ नोन है, ठीक है। अब वो 115 एलिमेंट्स को उनकी प्रॉपर्टीज, उनकी सिमिलरिटीज और उनके डिफरेंशिएशन के बेस पे अलग किया गया है और वो प्रॉपर्टीज और डिफरेंशिएशन और सिमिलरिटीज के बेस पे उनको मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर इस चैप्टर में हम मेटल्स पढ़ेंगे, व्हाट इज मेटल्स, व्हाट इज नॉन मेटल्स एंड व्हाट इज मेटलॉइड। तो मेटलॉइड आपका बहुत थोड़ा सा पढ़ने के लिए दिया जाएगा क्योंकि वो क्लास 10th के सिलेबस में आपका मेटलॉइड नहीं है। क्लास 10th के सिलेबस में आप केवल मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ेंगे। इसकी मेटल की प्रॉपर्टीज, फिजिकल केमिकल, नॉन मेटल की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। इसी तरीके से आप और भी ज़्यादा इसमें टॉपिक पढ़ेंगे और एक ही शॉट के अंदर आप अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर देंगे मेटल एंड नॉन मेटल का, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेटल्स क्या होते हैं? देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब ये है, आप मेटल को फिजिकल प्रॉपर्टीज के थ्रू पहचान लेंगे कि अगर कोई हमारे सामने कोई भी एलिमेंट आ जाए तो हम उसे कैसे पहचाने कि ये मेटल है या नॉन मेटल, बाय द हेल्प ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर आपको पता है तो आप बता देंगे कि ये एलिमेंट मेटल है या नॉन मेटल है। देखिए, मेटल्स की क्या क्या बेसिकली फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। देखिए, मेटल्स मेलिबल होते हैं। मेलिबल का मतलब होता है कि अगर हम मेटल को बार बार हैमर से बीट करें तो वो पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये मेटल्स की फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। देखिए, मेटल्स आर मेलिबल, दैट मेटल कैन बी बीटन कन्वर्टेड इनटू अ थिन शीट्स। सेकेंड प्रॉपर्टी है मेटल आर डक्टाइल। डक्टिलिटी आपने पढ़ी होगी, ये चीज आप 6th क्लास से पढ़ते आ रहे होंगे अगर आपके साइंस चैप्टर में रहा होगा। मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल्स आर मेलिबल, मेटल्स आर डक्टाइल, मेटल्स आर सोनोरस, ये सारी चीजें 3-4 प्रॉपर्टीज होती ही होती हैं। डक्टाइल का मतलब होता है कि अगर हम किसी भी मेटल को खींचें तो हम उसको पतले पतले थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये होती है मेटल की प्रॉपर्टीज। थर्ड प्रॉपर्टी आती है मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। गुड कंडक्टर ऑफ हीट का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए एक आयरन की रॉड है, आयरन की रॉड को हम हीट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हीट हो गई है, रेड हो गई है वो, तो वो जो वहाँ पर हीट हम यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन जो हमको हीटनेस लगेगी ना वो यहाँ तक लगेगी, यानी कि हीट यहाँ से यहाँ पर ट्रांसफर होगी, ठीक है। तो यही होता है कि हीट को अच्छी तरीके से कंडक्ट कर देता है मेटल, बल्कि ये नॉन मेटल में नहीं होता है। नॉन मेटल को अगर आप हीट करोगे तो यहाँ से हीट करोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा यहाँ पे कि कुछ हीट भी हो रहा है, बल्कि मेटल्स में उल्टा होता है। आप कोई भी घर में आपके स्टील के बर्तन होते हैं, स्टील के बर्तन को आप गैस पे रखिए, ठीक है, चूल्हे पे रखिए और आप उसको कुछ भी हीट कीजिए। हीट करेंगे तो आपको जलन होने लग जाएगी हाथ में, क्योंकि वो स्टील गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी आती है मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में जितने भी वायर्स बनाए जाते हैं, जितने भी अप्लायंस का यूज किया जाता है, वो सारे मेटल्स होते हैं, क्योंकि मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। वो इलेक्ट्रिसिटी को अच्छी तरीके से यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कंडक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। क्यों? क्योंकि मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा ज़्यादा रहती है, इसलिए वो अच्छे कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के। फिफ्थ प्रॉपर्टी आती है मेटल्स आर लस्ट्रस। लस्ट्रस का मतलब होता है ज्यादातर जितने भी मेटल्स आपको देखने के लिए मिलेंगे सारे शाइनी होंगे, एकदम चमकदार, और जो नहीं होते हैं अगर आप उनको पॉलिश करोगे तो वो भी शाइनी हो जाएंगे, ठीक है। मेटल्स आर जनरली हार्ड। नॉर्मली मेटल्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं। देखिए, ये जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में आपको उतना ज्यादा उस चीज पे गौर नहीं देना है कि क्या क्या है या क्या क्या नहीं है, आपको एक्सेप्शन पे गौर देना है। अब जैसे इस वाले पॉइंट में एक एक्सेप्शन आया, ठीक है, तो ये आपको जो मैंने ऊपर 4 पॉइंट पढ़ाए ना, 5 पॉइंट, आप ये सोचिए कि ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट आपके लिए बन गया है, क्योंकि इसमें एक्सेप्शन केस आया है। केमिस्ट्री में एक्सेप्शन आपको याद करना ही करना है, क्योंकि एग्जाम में वो पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिए, मेटल जो होते हैं जनरली हार्ड होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन केस है, उसमें सोडियम और पोटेशियम हार्ड नहीं होते हैं। सोडियम एक जेली टाइप का एलिमेंट होता है और पोटेशियम एक पाउडर की फॉर्म का एलिमेंट होता है। तो ये मेटल्स के नाम पे धब्बा हैं। वैसे तो मेटल स्ट्रांग और हार्ड होते हैं, लेकिन ये सॉफ्ट और पाउडर फॉर्म में होते हैं, ठीक है। अब देखिए, मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। नॉर्मली रूम टेम्परेचर मेटल सॉलिड होते हैं, लेकिन मरकरी इकलौता एक ऐसा एलिमेंट मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। ये इसका एक्सेप्शन है मेटल का, ठीक है।
एट्थ प्रॉपर्टी आती है मेटल्स हैव अ हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स देखिए हार्ड होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, तो उनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट तो हाई होंगे ही, लेकिन इसमें एक्सेप्शन आते हैं सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम एंड पोटेशियम का लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, लो बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि वो उतने स्ट्रांग और हार्ड नहीं होते हैं एज कंपेयर टू द अदर मेटल्स। अगली प्रॉपर्टी आती है मेटल आर सोनोरस। सोनोरस का मतलब ये है जैसे कि हम मंदिर में गए, मंदिर में हमने बैल बजाई, घंटा बजाया तो टन आवाज आई एक, तो वो क्या है, वो अगर हम उसको थोड़ा सा भी कहीं हिट करेंगे तो वो हमें आवाज देगा, यानी कि सोनोरस साउंड प्रोवाइड करेगा। ठीक है। 10th प्रॉपर्टी है मेटल यूजुअली हैव अ सिल्वर और ग्रे कलर। मेटल्स का आप कोई भी मेटल उठा के देख लीजिए, यूजुअली उनका सिल्वर और ग्रे कलर मिलेगा, लेकिन इसमें एक्सेप्शन आते हैं कॉपर एंड गोल्ड। कॉपर एंड गोल्ड का सिल्वर और ग्रे कलर नहीं होता है। तो ये जो एक्सेप्शन वाली प्रॉपर्टीज है ये आपको पढ़नी ही पढ़नी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। लास्ट प्रॉपर्टी आती है मेटल हैव अ हाई डेंसिटीज। देखिए मेटल बहुत हाई डेंसिटी होती है, हाई डेंसिटी का मतलब होता है कि ये ठोस होते हैं, अंदर से मेटल्स ठोस होते हैं, लेकिन इसका एक्सेप्शन है सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम एंड पोटेशियम एक इकलौते ऐसे मेटल हैं जिनकी डेंसिटी बहुत लो होती है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, हार्ड नहीं होते हैं, इसलिए इनकी डेंसिटी लो होती है और ये आसानी से ही इनका पिघल जाते हैं और उबल जाते हैं, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी इनका कम होता है। तो ये कुछ इनके प्रॉपर्टीज हैं जिसमें ये जो मैंने रेड मार्कर से हाईलाइट करे हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब अगले पढ़ती हैं नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज। तो नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज अगर हमारे सामने कोई नॉन मेटल आ जाए तो हम कैसे पहचानें दैट इज अ मेटल और नॉन मेटल? वी कैन फाइंड विद द हेल्प ऑफ दीज प्रॉपर्टीज। देखिए कैसे, ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये बिल्कुल मेटल की प्रॉपर्टीज से बिल्कुल अपोजिट हैं। अगर वहां पे बोला है हाई मेल्टिंग पॉइंट तो यहाँ पे होगा लो मेल्टिंग पॉइंट, अगर वहां पे है डक्टाइल तो यहाँ पे होगा नॉन डक्टाइल, बिल्कुल अपोजिट हैं। चलिए देखते हैं। नॉन मेटल जो होते हैं बिल्कुल भी डक्टाइल नहीं होते हैं, बिल्कुल भी मेलेबल नहीं होते हैं। अगर हम उनको किसी हैमर से बीट करेंगे या फिर खींचेंगे तो ये टूट जाएंगे, क्योंकि ब्रिटल नेचर के होते हैं। ठीक है। नॉन मेटल जो होते हैं उनकी हीट कंडक्ट करने की जो पावर होती है बहुत बेकार होती है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की जो पावर होती है बहुत कम होती है। दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। देखिए नॉन मेटल जो होते हैं लस्टर्स नहीं होते हैं, ये शाइनी नहीं होते हैं, ये डल होते हैं। कैसे होते हैं? डल। नॉन मेटल जो होते हैं जनरली सॉफ्ट होते हैं, बल्कि मेटल्स क्या पढ़ा था हमने, मेटल्स स्ट्रॉन्ग और हार्ड होते हैं, ये होते हैं सॉफ्ट। इसमें एक्सेप्शन केस है डायमंड। डायमंड वैसे तो नॉन मेटल है, बट नॉन मेटल होते हुए भी ये बहुत हार्ड होता है। ठीक है, ये इसका एक्सेप्शन है। नॉन मेटल जो होते हैं स्ट्रांग नहीं होते हैं, मैंने अभी बताया बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं होते हैं, वो इजीली टूट जाते हैं। नॉन मेटल की मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होती है। नॉन मेटल जो होते हैं वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों हो सकते हैं एट अ रूम टेम्परेचर। ये जरूरी नहीं कि वो सॉलिड ही होंगी, जैसे मेटल था, ये सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों हो सकते हैं एट अ रूम टेम्परेचर। नॉन मेटल की डेंसिटी बहुत कम होती है, ये बहुत कम लाइट वेट होते हैं। ठीक है, इनकी डेंसिटी लो होती है। बल्कि अगर मेटल्स की बात करें तो मेटल्स की डेंसिटी हाई होती है और वो हैवी वेट के होते हैं। नॉन मेटल सोनोरस नहीं होते हैं, अगर हम उनको हिट करें तो वो साउंड प्रोड्यूस नहीं करेंगे। नॉन मेटल्स डिफरेंट कलर में आते हैं, ये नहीं कि केवल सिल्वर और ग्रे कलर में आए, ये सभी कलर्स में आते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स के आते हैं। ठीक है, तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको जरूरी नहीं कि आप इनका रट्टा मारे बैठ के, लेकिन आपको पता होनी चाहिए कि मेटल की प्रॉपर्टीज क्या होती है, नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। ठीक है, तो ये इनके एक्सेप्शन केस जरूर याद रखने हैं आपको। चलिए उतारिए इसको। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली, अब आई केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या करते हैं कि बहुत सारी केमिकल्स को मेटल्स के साथ रिएक्ट करा के देखते हैं कि कौन से एलिमेंट की फॉर्मेशन हो रही है, सॉरी कौन से कंपाउंड की फॉर्मेशन हो रही है। सबसे पहले हम मेटल की रिएक्शन करवाएंगे ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, देखिए सबसे पहली रिएक्शन हम कम से कम 5 केमिकल रिएक्शंस तो पढ़ेंगे ही, 5 मेटल की और 5 नॉन मेटल की। ठीक है, सबसे पहले होगी रिएक्शन मेटल विद ऑक्सीजन। सबसे पहले हमने मेटल की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाई। तो देखिए जब मेटल
ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, देखिए मेटल लिया यहाँ पे हमने कोई भी और उसकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाई तो मेटल ऑक्साइड की फॉर्मेशन हुई। ठीक है, मेटल ऑक्साइड की फॉर्मेशन हुई जो कि बेसिक है नेचर में, बेसिक इन नेचर। ये आपको पता होना चाहिए कि जो मेटल ऑक्साइड बन रहा है वो किस नेचर का है। अब यहाँ पे मेटल ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो गई। जो यहाँ पे ये मेटल ऑक्साइड बना है, अगर हम इस मेटल ऑक्साइड की आगे कराते हैं रिएक्शन, मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन अगर हम वाटर से करा दें, अगर हम वाटर से इसकी रिएक्शन करा दें तो क्या बनेगा, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड, ये तरीका है रिएक्शन का। अगर मैं इसको केमिकल फॉर्मूले के फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखूं तो देखिए यहाँ पे हम कौन सा मेटल लेंगे, सोडियम मेटल लेते हैं। ठीक है, सोडियम की रिएक्शन करवाई ऑक्सीजन के साथ, ये गैस है और ये सॉलिड फॉर्म में लिया है। जब सोडियम की रिएक्शन करवाई हमने ऑक्सीजन के साथ तो क्या बना था, मेटल ऑक्साइड, और यहाँ पे मेटल क्या है, सोडियम, यानी क्या बनेगा, सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, क्या बना, सोडियम ऑक्साइड। अब इस इक्वेशन को बैलेंस करें, ऑक्सीजन कितने यहाँ पे 2, लेकिन यहाँ पे 1 तो यहाँ पे 2 लगाएंगे। अब यहाँ पे सोडियम कितने हुए 4 और यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 4 लगाएंगे। अब ये इक्वेशन बिल्कुल बैलेंस है। ठीक है, अब देखिए जब यहाँ पे मेटल ऑक्साइड यानी कि सोडियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो गई, अब सोडियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं, यानी कि 2Na2 को जो कि सॉलिड है उसको रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ, वाटर के साथ, H2O के साथ। तो क्या बनेगा, देखिए जब Na2 को H2O के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल क्या है यहाँ पे, सोडियम, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज एक्वस इन नेचर। ठीक है, इक्वेशन बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे सोडियम कितने हैं 4 और यहाँ पे 1 भी नहीं तो 4 लगाएंगे। ऑक्सीजन कितना है 1, हाइड्रोजन कितने हैं 2 तो यहाँ पे 2 लगाएंगे। ठीक है, इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब इसी तरीके से सारी रिएक्शंस करवाएंगे, जैसे कि ऑक्सीजन के साथ हुई है, अगली रिएक्शन वाटर के साथ होगी। अब आएगी रिएक्शन, अब रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, यानी कि मेटल की रिएक्शन करानी है वाटर के साथ, लेकिन यहाँ पे सिचुएशन ये आती है कि वाटर की कौन सी स्टेट के साथ मेटल की रिएक्शन करानी है। 3 स्टेट होती है वाटर की, एक तो कोल्ड वाटर, हॉट वाटर यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस यानी कि कोल्ड वाटर, हॉट वाटर और स्टीम या फिर वेपर, किसके साथ रिएक्ट करवाएं। तो इस कंडीशन में ना फंसते हुए हम तीनों के साथ ही मेटल्स की रिएक्ट कराएंगे। देखिए सबसे पहले जब मेटल की रिएक्शन होती है वह ना मेटल रिएक्ट विद वाटर, वाटर कोल्ड हो या फिर हॉट वाटर हो, जब उसकी इसके साथ रिएक्शन होगी तो बनेगा मेटल हाइड्रो ऑक्साइड। क्या बनेगा, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड, और हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन इसके साथ होगी जब हम वाटर के साथ रिएक्शन इसकी कराते हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि जब हम मेटल की रिएक्शन कराते हैं स्टीम के साथ, मेटल की रिएक्शन कराते हैं स्टीम के साथ, तो यहां पर बनेगा मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन होगी, हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, अब इसको केमिकल्स में कन्वर्ट करके देखते हैं। देखिए सबसे पहले मेटल लिया मैंने, मेटल लेती हूं, पोटेशियम मेटल लेते हैं हम। ठीक है, मैंने लिया पोटेशियम सॉलिड फॉर्म में, उसकी मैंने रिएक्शन करवाई वाटर, कैसे वाटर के साथ कराएंगे, कोल्ड वाटर के साथ। ठीक है, वाटर कैसा लिया, कोल्ड वाटर। ठीक है, कोल्ड वाटर के साथ इसकी रिएक्शन करवाई लिक्विड फॉर्म में, तो क्या बना, देखिए पोटेशियम की जो हम वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे बनेगा, क्या बनता है यहाँ पे, मेटल हाइड्रोक्साइड, तो क्या बनेगा, पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी साथ में। ठीक है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। देखिए
अब इक्वेशन को बैलेंस कीजिए, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, लेकिन एक हाइड्रोजन यहाँ पे एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे 2। अब कितने हाइड्रोजन हुए, 4, और यहाँ पर 2 1, तो यहाँ पे भी हमें 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब कितने हाइड्रोजन हो गए, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे। पोटेशियम कितने हो गए, 2, तो यहाँ पे पोटेशियम के आगे भी हमें 2 लगाना पड़ेगा। ऑक्सीजन कितने हुए, 2 ऑक्सीजन ऑलरेडी हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, ये तो हुई कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन, किसकी, पोटेशियम की। ये रिएक्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो इसको साथ साथ उतारते रहिए। और इक्वेशन बैलेंस करना तो बहुत ही ज़रूरी है। मेरे इक्वेशन बैलेंस करने से पहले आप खुद करके देखिए। ठीक है, अब करवाती हूँ मैं, कोल्ड वाटर के साथ हो गई, अब कराते हैं हॉट वाटर के साथ। तो यहाँ पे मेटल चेंज करेंगे, मेटल लेते हैं यहाँ पे हम मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम लिया हमने यहाँ पे, मैग्नीशियम के साथ इसकी रिएक्शन करवाते हैं। मैग्नीशियम सॉलिड फॉर्म में लिया, वाटर, वाटर कैसा लिया हमने, हॉट वाटर, हॉट वाटर की रिएक्शन करवाई तो मेटल हाइड्रोक्साइड ही बन रहा है, तो यहाँ पे भी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ही बनेगा। मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। इसके साथ जब हॉट वाटर है तो हीट भी रिलीज होगी। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन बैलेंस करते हैं। हाइड्रोजन कितने हैं, 2 यहाँ पे, ओके। ऑक्सीजन कितना है, 1, लेकिन यहाँ पे कितने हैं, 2, तो यहाँ पे हमें 2 लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितनी, 4, और इसमें भी 2, और इसमें 2, 4। मैग्नीशियम कितना है, 1, और मैग्नीशियम कितना है, 1। ठीक है, इक्वेशन हो गई आपकी बैलेंस। अगर आप करना चाहें तो यहाँ पे भी 2 लगा सकते हैं और यहाँ पे भी 2 लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये था यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया यहाँ पे, और ये हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज हो रही है। ठीक है, अब कराते हैं मेटल की स्टीम के साथ रिएक्शन। इसको उतारिए। फिर जब मेटल की स्टीम के साथ रिएक्शन हुई तो देखिए क्या बनता है। कौन सा मेटल लेते हैं, मैग्नीशियम मेटल ही लेते हैं। मैग्नीशियम की जब हमने रिएक्शन करवाई स्टीम से, स्टीम भी तो वाटर की फॉर्म में, तो यहाँ पे H2O लेंगे गैस फॉर्म में, स्टीम। तो क्या बनता है, देखिए जब मेटल की स्टीम के साथ रिएक्शन होती है तो मेटल ऑक्साइड बनता है। तो यहाँ पे जब मैग्नीशियम की हम रिएक्शन करवा रहे हैं स्टीम के साथ, तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी कि MgO, और हाइड्रोजन गैस साथ में रिलीज होगी। और यहाँ पे देखिए इक्वेशन बैलेंस करके देखते हैं। हाइड्रोजन कितने हैं, 2, ओके। ऑक्सीजन कितना है, 1, ओके। मैग्नीशियम कितने हैं, 1, ओके। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो गई। इस तरीके से ये वाली केमिकल रिएक्शन होगी। चलिए, तो अब करवाते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट एसिड। यानी कि मेटल की रिएक्शन जब डाइल्यूट एसिड के साथ कराई जाती है तो उससे क्या फॉर्म होता है। देखिए, जब मेटल में हमने डाइल्यूट एसिड मिला दिया, क्या बना, मेटल का सॉल्ट बन गया। जो हमने मेटल मिलाया है उसी मेटल का सॉल्ट बन गया, प्लस उसके साथ हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व होगी, यानी कि रिलीज होगी। ठीक है, देखिए इसका एग्जांपल लेते हैं। मेटल कौन सा लेते हैं, मेटल सोडियम लेते हैं। सबसे पहले सोडियम मेटल सॉलिड फॉर्म में लिया, उसकी हमने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया। देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिक्विड फॉर्म में है, तो क्या बना, सोडियम का सॉल्ट, यानी कि NaCl, उसके साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, यानी कि H2। ठीक है, अब इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या बनाइए, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड बन गया। अब अपने आप एक बार इक्वेशन बैलेंस करने की कोशिश कीजिए, कैसे बैलेंस होगी। देखिए यहाँ पे अगर हाइड्रोजन है 2, 2 हाइड्रोजन है, और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 1, तो यहाँ पर हम लगाएंगे 2 हाइड्रोजन के लिए ये।
अब हाइड्रोजन तो 2 हो गए लेकिन Cl 2 बढ़ गए, यानी कि एक Cl एक्स्ट्रा हो गया। यहाँ पे Cl कितना है 1 और यहाँ पर कितने हैं 2, तो यहाँ पे हमें Cl 2 करने के लिए यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा। अब Cl तो 2 हो गए लेकिन सोडियम बढ़ गए, तो यहाँ पे सोडियम को बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं मैग्नीशियम के साथ। जब मैग्नीशियम को रिएक्ट करवाया डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं तो क्या बना। मैग्नीशियम को जब अभी 2HCl नहीं आएगा, गलती से लिख दिया। मैग्नीशियम को जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया तो बना मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला होता है MgCl2 और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर रिलीज हुई है। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पर मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, अब इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। पहले की तरह ही हाइड्रोजन कितने हैं 2, यहाँ पर हम लगाएंगे 2, तो Cl कितने हो गए 2 और यहाँ पे ऑलरेडी Cl 2 ही हैं, क्योंकि मैग्नीशियम क्लोराइड का केमिकल ही फॉर्मूला यही MgCl2 होता है। कुछ बच्चे बोलेंगे NaCl2 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला NaCl ही होता है। ये लिखे हुए हैं, इनका कोई चेंज नहीं कर सकते इनमें। ठीक है, तो रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट एसिड के बाद आती है हमारी सबसे इंपॉर्टेंट सीरीज, जो मैंने शायद चैप्टर 1 में भी आपको पढ़ाई है ये, और मैं चैप्टर 3 में भी आपको पढ़ाऊंगी, क्योंकि ये सीरीज चैप्टर 1 में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मैंने आपको पढ़ाई थी, डबल डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। उसी तरीके से यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन होगी जिसमें हमें इस सीरीज की जरूरत पड़ेगी, तो हम इस क्लास में भी उसको पढ़ेंगे। देखिए, ये है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, यानी कि कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा मेटल कम रिएक्टिव है। यानी कि देखिए, जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो ज्यादा ताकतवर होगा और जो कम रिएक्टिव होगा वो कम ताकतवर होगा। ज्यादा ताकतवर वाला मेटल कम ताकतवर वाले मेटल को रिप्लेस कर देगा उसकी जगह से इन अ केमिकल रिएक्शन। देखिए, पोटेशियम, पोटेशियम को कैसे डिनोट करते हैं, पोटेशियम मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, यानी कि सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव है वो है पोटेशियम। उसके बाद सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लीड। ये है रिएक्टिविटी सीरीज का डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि ऊपर से नीचे आते चलेंगे हम तो जो रिएक्टिविटी है वो घटती चली आएगी। उसके बाद आता है हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर एंड गोल्ड। सबसे कम रिएक्टिव होता है गोल्ड। ठीक है, ये जैसे जैसे हम नीचे आते चले जाएंगे ऐसे ही रिएक्टिविटी कम होती चली जाएगी, तो इसकी जरूरत अब आपको आने वाली रिएक्शन में पड़ेगी। ठीक है, इसको ठीक से उतार लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको लर्न करनी पड़ेगी। मैंने एक शॉर्ट वीडियो में इसकी लर्न करने की ट्रिक डाल रखी है, आप वहां से इसे याद कर सकते हैं। अब आती है रिएक्शन नंबर 4। रिएक्शन 4 में बोल रहा है कि मेटल की रिएक्शन करवाओ सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ, यानी कि कोई एक मेटल लेना है, उस मेटल की रिएक्शन करानी है सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ। देखिए, मेटल लिया यहाँ पे, मेटल यहाँ पे हमने मेटल लिया। ठीक है, मेटल लेंगे A। ठीक है, उसकी हमने रिएक्शन करवाई सॉल्ट सॉल्यूशन। अब उस सॉल्ट में भी तो कोई ना कोई मेटल प्रेजेंट होगा, उस मेटल को मानेंगे हम मेटल B। सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल B। ठीक है, यानी कि सॉल्ट बनता ही तभी है जब उसमें मेटल मिलाएं, तो उस मेटल को मानेंगे हम मेटल B। तब जब मेटल A मेटल B के सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल A इज मोर रिएक्टिव, ये होगा मोर रिएक्टिव देन मेटल B। अगर हम मेटल B के साथ कंपैरिजन करें तो मेटल B इज लेस रिएक्टिव। तो जब ये ज्यादा ताकतवर है और ये कम ताकतवर है तो ये इस सॉल्ट सॉल्यूशन को अपने कब्जे में ले लेगा और इसको उठा के साइड में फेंक देगा। तो क्या बनेगी, क्या रिएक्शन बनेगी, देखिए, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल A। ठीक है, जो मोर रिएक्टिव होता है वो लेस रिएक्टिव को रिप्लेस कर देता है उसके प्लेस से। तो यहां पे सॉल्ट सॉल्यूशन बन गया मेटल A का और बेचारा मेटल B साइड में फेंक दिया गया। ठीक है, चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। यहां पे हम मेटल लेंगे जिंक। ठीक है, यहां पे हमने मेटल लिया जिंक विच इज इन अ सॉलिड फॉर्म। जिंक को रिएक्ट करवाया हमने कॉपर सल्फेट के साथ, CuSO4 के साथ, विच इज एक्वस इन देयर स्टेट। कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करवाया। जब कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करवाया तो यहाँ पे ये देखा गया कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक। कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक। देन जिंक रिप्लेस कॉपर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। जिंक क्या करेगा, कॉपर को हटा देगा और खुद को उस SO4 के साथ कंपाउंड बना लेगा। देखिए कैसे, ZnSO4।
यानी कि जिंक सल्फेट बना लेगा। ये चीज आप चैप्टर 1 में बहुत बहुत पढ़ के आई हो, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, तो ज्यादा इस पे जोर डालने की जरूरत नहीं है। कॉपर सल्फेट बना लिया और एक्वस फॉर्म में, बेचारा कॉपर लेस रिएक्टिव, कम ताकतवर, वो साइड में अपने आप हट गया। ठीक है, ये कॉपर है। तो रिएक्शन नंबर 4 आपके चैप्टर नंबर 1 से मिलती जुलती है। अब आती है लास्ट रिएक्शन। मैंने बोला था 5 रिएक्शन कराऊंगी मैं आपको, तो 5वीं रिएक्शन आती है रिएक्शन ऑफ मेटल विद क्लोरीन। देखिए यहां पे मेटल लेना है, मेटल की रिएक्शन करानी है क्लोरीन से, मेटल की रिएक्शन करानी है क्लोरीन से, तो क्या फॉर्म होके निकलेगा, दैट इज मेटल क्लोराइड। मेटल क्लोराइड की फॉर्मेशन होगी। कैसे, देखिए एग्जांपल से समझाती हूं मैं। यहां पे मेटल लेते हैं हम सोडियम मेटल, ठीक है, यहां पे मेटल लिया हमने सोडियम, उसके साथ लिया क्लोरीन गैस, इसकी जब रिएक्शन करवाई तो बनेगा सोडियम क्लोराइड। ठीक है, क्या बना, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन हो गई। अब यहाँ पे ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, यहाँ पे 2 क्लोराइड है लेकिन यहाँ पे 1 क्लोराइड है, तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे सोडियम कितने हो गए, 2, तो यहाँ पे भी हमें 2 ही सोडियम बनाने पड़ेंगे। इस तरीके से मेटल की सारी केमिकल रिएक्शन खत्म होती हैं। इसको उतारिए, फिर मैं नॉन मेटल की रिएक्शन कराती हूँ। तो अब आती है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। जिस तरीके से हमने मेटल्स की जितनी प्रॉपर्टी पढ़ी उतनी ही प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे नॉन मेटल की। ठीक है, तो जैसे कि हमने मेटल्स की सबसे पहले ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराई थी, उसी तरीके से हम नॉन मेटल की भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे। देखिए जब कोई भी नॉन मेटल लेते हैं हम, ठीक है, किसी भी नॉन मेटल की ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या फॉर्म होता है। देखिए हमने यहाँ पे क्या लिया, यहाँ पे हम कार्बन लेते हैं, ठीक है, कार्बन नॉन मेटल लिया हमने, कार्बन की रिएक्शन करवाई हमने किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन के साथ हमने जब इसकी रिएक्शन करवाई तो बना कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन हो गई। अब जब इस कार्बन डाइऑक्साइड को हमने वाटर में मिक्स किया, व्हेन वी मिक्स कार्बन डाइऑक्साइड विद वाटर, देन व्हाट इज फॉर्म्ड, तो क्या बनता है। देखिए जब CO2 की हमने रिएक्शन करवाई वाटर के साथ तो बना H2CO3 which is कार्बोनिक एसिड। ठीक है, एक कंप्लीट एसिड की फॉर्मेशन हो गई। समझे, यहां पे ये था कार्बन डाइऑक्साइड जो कि लिया है, जो गैस फॉर्म में है, और वाटर है लिक्विड फॉर्म में। तो H2CO3 विच इज एक्वस फॉर्म, जो एक्वस फॉर्म में है, कार्बोनिक एसिड की फॉर्मेशन हो गई। सेकंड रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद सॉल्ट, यहां पे आएगा सॉल्ट सॉल्यूशन। जैसे कि हमने पिछली मेटल वाली रिएक्शन में भी किया था कि हमने एक मेटल लिया, उसकी सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करवाई, वहां पे मेटल ए ज्यादा रिएक्टिव था, उसने मेटल बी को रिप्लेस कर दिया। इसी तरीके से यहां पर अगर हम लें NaBr, सोडियम ब्रोमाइड, ठीक है, यहां पे लिया सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम ब्रोमाइड की रिएक्शन करवाई हमने क्लोरीन गैस के साथ। सोडियम ब्रोमाइड की रिएक्शन किसके साथ कराई, क्लोरीन गैस के साथ। अब ये यहां पे NaBr तो है मेटल ए, सॉरी NaBr तो है मेटल Na, इसमें है मेटल बी, क्या है, मेटल बी, क्लोरीन है यहां पे मेटल ए। ठीक है, अब क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन, क्लोरीन ब्रोमीन से ज्यादा रिएक्टिव है, तो क्लोरीन सोडियम के साथ आके चिपक जाएगा और ब्रोमीन को धक्का मार के साइड में कर देगा। तो क्या रिएक्शन बनेगी, मेटल ए रिप्लेस मेटल बी, देन फॉर्म्ड NaCl, सोडियम क्लोराइड, और ब्रोमीन गैस साथ में निकल जाएगी, ब्रोमीन गैस निकल गई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। यहाँ पे ब्रोमीन कितने 2, यहाँ पे 1, तो यहाँ पे हम लगाएंगे 2, क्लोरीन कितने 2, और यहाँ पे कितने 1, तो यहाँ पे 2 लगाएंगे, सोडियम कितने 2, यहाँ पे भी 2, तो ये इक्वेशन बैलेंस है। यहाँ पे लिखेंगे सोडियम क्लोराइड ब्रोमीन।
आया समझ में? किस तरीके से मेटल ए ने मेटल बी को उसकी जगह से हटा के खुद इसकी जगह ले ली कंपाउंड में प्रोडक्ट बनने के बाद। ठीक है, तो ये रिएक्शन मुझे सब रिएक्शन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ, क्योंकि ये इसमें क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में ज्यादा डिस्कशन करना है हमें, तो इसको ज्यादा पढ़ना। अगली रिएक्शन आती है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद क्लोरीन, यानी कि नॉन मेटल की रिएक्शन करानी है क्लोरीन के साथ। तो क्या बनता है, जब कोई नॉन मेटल क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो बनता है नॉन मेटल क्लोराइड। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया हाइड्रोजन लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, उसकी मैंने रिएक्शन करवाई क्लोरीन गैस के साथ, तो फॉर्म हुआ 2HCl हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, क्या बताया था मैंने, नॉन मेटल क्लोराइड बनता है जब क्लोरीन के साथ कोई भी नॉन मेटल रिएक्ट करवाता है, तो यहाँ पे क्या बनना है, हाइड्रोजन क्लोराइड। काफी इजी रिएक्शन है। नेक्स्ट आती है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद वाटर। जिस तरीके से हमने मेटल की रिएक्शन करवाई थी वाटर के साथ, उसी तरीके से हम नॉन मेटल की रिएक्शन भी कराते हैं वाटर के साथ, बट यहाँ पे ये रिएक्शन होती ही नहीं है। उसी तरीके से नॉन मेटल कभी भी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है, तो ये दोनों रिएक्शन नॉन मेटल के साथ होती ही नहीं है। तो इस चैप्टर का, ये चैप्टर 3 हिस्से में बटा हुआ है आपका। सबसे पहला मेटल एंड नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज, दूसरा चैप्टर दूसरा पार्ट जिसमें हम कैटायन, एनायन, शेयरिंग, लूजिंग, इन इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात करेंगे। थर्ड पार्ट एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। तो आपका अगर 3 पार्ट में डिवाइडेड है तो आपका उसमें से एक पार्ट खत्म हो गया। अब चलते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। ठीक है, चलिए इसको उतारिए। तो अब आता है सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट। मेटल एंड नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं, आखिर क्या जरूरत पड़ती है इनको किसी के साथ रिएक्ट करने की, क्या ये खुद में ही खुद सेटिस्फाई नहीं होते हैं, क्या ये खुद के लिए इनफ नहीं होते हैं, आखिर इन्हें क्या जरूरत पड़ती है किसी से भीख मांगने की, क्यों एक दूसरे के साथ ही रिएक्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज बताती हूँ, दैट इज नोबल गैसेस। आखिर ये नोबल गैसेस होती क्या है। इस नोबल गैसेस में शब्द जुड़ा हुआ है नोबल, जो कि बहुत ही सम्मानजनक शब्द, जैसे कि नोबल प्राइज मिलते हैं, बहुत सम्मानजनक प्राइज है, उसी तरीके से ये जो नोबल गैसेस हैं बहुत ही सम्मानजनक गैसेस हैं। क्यों ऐसा, इनके हीरे जवाहरात जुड़े हुए हैं जो ये इतनी सम्मानजनक है। इसका कारण ये है कि जब हम, ये है नोबल गैसेस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनॉन, रेडॉन। इनका सिंबल है हीलियम का He, नियॉन का Ne, आर्गन का Ar, क्रिप्टन का Kr, ज़ीनॉन का Xe और रेडॉन का Rn। ठीक है, एटॉमिक नंबर 2, 10, 8, 36, 54, 86। कारण है इनका नोबल गैस होने का कि जब हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमें एक ऐसी चीज देखने के लिए मिलती है जो सभी में सेम होती है, इन सारी गैसेस में सेम होती है। वो है कि इनकी जो आउटर मोस्ट शेल होती है इन गैसेस की, वो कंप्लीटली फुली फिल्ड होती है। ठीक है, कंप्लीटली फुली फिल्ड होती है। अब 9th क्लास से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हुए आ रहे होंगे कि KLMN शेल्स में ये फिल करे जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और जिसमें सबसे लास्ट में इलेक्ट्रॉन फिल करे जाते हैं उसको बोलते हैं आउटर मोस्ट शेल या फिर वैलेंस शेल। तो इसकी जो नोबल गैसेस की जो आउटर मोस्ट शेल होती है या फिर वैलेंस शेल जिसे हम कहेंगे, उसमें कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि बिल्कुल भी जगह नहीं होती कि कोई और इलेक्ट्रॉन आकर यहाँ बैठ जाए। देखिए जो ऑक्टेट होता है उसमें कंप्लीट इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और सबसे कम कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए, यानी कि हीलियम के लिए 2 होने चाहिए। सभी में इसमें 2 है, यानी कि हीलियम के ऑक्टेट में 2 ही होने चाहिए, तो 2 है, 8 8 8 8 8, यानी कि इन सब की ऑक्टेट कंप्लीट है। इन सबको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत नहीं है, ये अपनी जिंदगी में स्टेबल हैं, ना ही किसी को देना चाहते हैं ना ही किसी से लेना चाहते हैं, ये बिल्कुल स्टेबल हैं, इसलिए ये किसी के साथ रिएक्ट ही नहीं करना चाहते, ये इनर्ट हो जाते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं इनर्ट गैसेस और नोबल गैसेस के नाम से जानते हैं। ठीक है, देखिए इनकी जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, हीलियम के में 2, नियॉन 8, आर्गन 8, क्रिप्टन 8, ज़ीनॉन 8, रेडॉन 8। ठीक है, तो ये पूरे पीरियोडिक टेबल की कुछ 6 ऐसी गैसेस हैं जो किसी के साथ ही रिएक्ट नहीं करना चाहती। इनकी एक अलग अपना ग्रुप होता है जिसमें लिखी जाती हैं, और इनकी ये बहुत स्टेबल होती हैं। ठीक है, ये समझ गए आप नोबल गैसेस क्या होती है कि ये स्टेबल होती हैं। अब सेकंड, मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया आपको कि मेटल एंड नॉन मेटल को रिएक्ट करने की क्या जरूरत पड़ी, क्यों वो किसी के पास गए इलेक्ट्रॉन मांगने, क्यों वो किसी के को इलेक्ट्रॉन देने की क्या जरूरत पड़ी। तो भाई इनको छोड़ के, इन 6 गैसेस को छोड़ के पूरी पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट पाए जाएंगे वो कहीं ना कहीं अनस्टेबल होंगे, कहीं ना कहीं वो अनस्टेबल होंगे। तो वो इन नोबल गैसेस की तरह ही स्टेबल बनने के लिए अगर उनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है
तो वो बांटना चाहेंगे। अगर उनके पास 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है लास्ट वैलेंस शेल में तो वो बांटना चाहेंगे। अगर उनके लास्ट वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो वो किसी से उधार मांगना चाहेंगे, क्योंकि उनको ये वाली सिचुएशन चाहिए अपनी वैलेंस शेल में, क्योंकि उनको भी नोबल गैसेस जैसी प्राथमिकता चाहिए, क्योंकि वो भी इनर्ट होना चाहते हैं, वो भी स्टेबल होना चाहते हैं अपनी जिंदगी में। इसलिए मेटल रिएक्ट करता है, नॉन मेटल भी रिएक्ट करते हैं। ठीक है, अब रिएक्शन किस तरीके से होती है, देखिए जब ये मेटल नॉन मेटल रिएक्ट करके कंपाउंड बनाते हैं तो किस तरीके के कंपाउंड बनते हैं, अब वो पढ़ते। इस टेबल को उतारिए। देखिए अब जब कोई मेटल किसी नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो कैसा कंपाउंड बनता है, और जब कोई मेटल मेटल के ही साथ रिएक्ट करता है तो कैसा कंपाउंड बनता है। मेटल रिएक्ट विद नॉन मेटल तो बनेंगे किस तरीके के कंपाउंड बनेंगे, आयोनिक कंपाउंड बनेंगे। किस तरीके के कंपाउंड बनेंगे, आयोनिक कंपाउंड। जब नॉन मेटल के साथ ही रिएक्ट करता है, when a non-metal react with a same या फिर other non-metal then form कोवेलेंट कंपाउंड, तो वहां पे कोवेलेंट कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो वहां पे कोवेलेंट कंपाउंड्स की फॉर्मेशन होती है। अब ये जो कंपाउंड्स बनते हैं, ये जो कंपाउंड बने आयोनिक या फिर कोवेलेंट कंपाउंड बने, इन कंपाउंड में जितने भी एटम होंगे या फिर ग्रुप या फिर मॉलिक्यूल्स होंगे वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। वो किस तरीके से कनेक्टेड होंगे, वो कनेक्टेड होंगे एक बॉन्ड से, जिसे हम केमिकल बॉन्ड का नाम देते हैं या फिर जस्ट एक सिंपल बॉन्ड का भी नाम देते हैं। वो एक बॉन्ड से इस तरीके से जुड़े रहते हैं। कंसिडर कीजिए कि बीच में ये कोई एटम है और उससे ये बॉन्ड जुड़े हुए हैं, दूसरी तरफ दूसरा एटम है। इस तरीके से ये एक दूसरे से बॉन्ड बाय बॉन्ड, ये बीच में बॉन्ड है, बॉन्ड बाय बॉन्ड जुड़े रहते हैं और ऐसे ही जुड़ते 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 एक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। अब ये जो बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है किस तरीके से होती है, या फिर ये जो कंपाउंड बनते हैं किस तरीके से बनते हैं, देखिए। ठीक है, तो उस कंपाउंड के एटम आपस में लगे पड़े हैं कि कैसे हम एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ रिलेशन बना के इस कंपाउंड को स्टेबल करें, इस कंपाउंड को इनर्ट करें और हम भी अपनी स्टेबिलिटी पा सकें, हम भी इनर्ट गैस वाली जो प्रॉपर्टी है वो हमारे अंदर आ सके, नोबल गैसेस की तरह हम भी बिहेव करें। तो उसके लिए एटम क्या करते हैं, एटम या तो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं अपने अंदर, अगर उनके एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो वो लूज करेंगे, अगर 8 से कम इलेक्ट्रॉन है तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। अगर उन दो एटम्स के पास जो वो कंपाउंड बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, दोनों के पास ही कम कम इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी कम है और इसके पास भी कम है, तो वहां पे शेयरिंग चलेगी। ठीक है, जो देखिए जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं एटम, जो एटम इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं वो अमीर होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं वो बेचारे गरीब होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं वो दोनों ही गरीब होते हैं। आपस में सोचते हैं कि तू मुझे ये दे दे, मैं तुझे ये दे दूंगा, आपस में शेयर करके ही स्टेबल होने की कोशिश करते हैं। तो बॉन्ड बनाने के लिए एटम कोशिश करते हैं क्या, या तो लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की कोशिश करते हैं टू अनदर एटम, किसी और एटम को, या फिर गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गेन करने की कोशिश करते हैं फ्रॉम अनदर इलेक्ट्रॉन, किसी दूसरे एटम से, फ्रॉम अनदर एटम, किसी दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन गेन करने की कोशिश करते हैं, या फिर बेचारे दोनों ही गरीब हैं, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग करके स्टेबल होने की कोशिश करते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम, दो एटम्स के बीच में, टू और मोर लिख लीजिए, टू और मोर एटम। ठीक है, तो ज्यादा होंगे तो लूज कर देगा, कम होंगे तो गेन कर लेगा, और दोनों में ही कम होंगे, दोनों एटम्स के बीच में ही कम होंगे तो वो शेयर करेंगे, तब जाके वो अपनी स्टेबिलिटी पा पाएंगे, तब जाके वो नोबल गैस वाली प्रॉपर्टी ला पाएंगे अपने अंदर और एक स्टेबल कंपाउंड बनाकर दिखाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद आता है यहां पर जो हम लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ रहे हैं, इसके बाद अंदर आता है आयंस। आयंस क्या होते हैं, देखिए व्हाट इज आयन, तो नेक्स्ट टॉपिक है आयंस। तो आयंस जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम, ग्रुप या फिर मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम या फिर मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं हम इन्हें। लिखेंगे आयंस आर इलेक्ट्रिकली
चार्ज्ड एटम और मॉलिक्यूल। ठीक है, अब यहां पे जो आयंस होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक तो होते हैं पॉजिटिव आयन, एक होता है नेगेटिव आयन। आयंस के होते हैं दो टाइप, लिखेंगे यहां पे आयंस के होते हैं दो टाइप। एक होता है पॉजिटिव आयन, ठीक है, पॉजिटिव आयन यानी कि कुछ ऐसा दिखने वाला जिसको हम नाम देते हैं कैटायन, इसका स्पेसिफिक नाम है कैटायन। एक होता है नेगेटिव आयन, नेगेटिव आयन जिसको हम नाम देते हैं एनायन, स्पेसिफिक नाम है इसका एनायन। ठीक है, अब आयन तो हमें पता चल गया कि भाई कोई एटम है या फिर कोई मॉलिक्यूल है, उसके ऊपर कोई चार्ज लगा हुआ है तो उसको आयन बोल देते हैं कि ये कोई आयन है। अब उस आयन के भी अंदर आते हैं, एक पॉजिटिव आयन होता है, एक नेगेटिव आयन होता है। पॉजिटिव आयन को बोलते हैं कैटायन, नेगेटिव आयन को बोलते हैं एनायन। कैटायन की फॉर्मेशन कैसे होती है, यानी कि जो ये पॉजिटिव लगा हुआ होता है किसी भी एटम के ऊपर या फिर मॉलिक्यूल के ऊपर, वो कैसे लगता है, और ये जो एनायन होता है यानी कि नेगेटिव आयन, ये किसी मॉलिक्यूल एटम के ऊपर कब लगता है, क्या कंडीशन बनती है। देखिए अब हम यहां पे टॉपिक पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ कैटायन एंड फॉर्मेशन ऑफ एनायन। ठीक है, अब है कि फॉर्मेशन ऑफ कैटायन यानी कि पॉजिटिव आयन। पॉजिटिव आयन की फॉर्मेशन कैसे होती है, ये पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है। देखिए पॉजिटिव चार्ज उन एलिमेंट्स के ऊपर, उन एटम्स के ऊपर आता है जिन एटम्स में इलेक्ट्रॉन की अधिक मात्रा होती है, यानी कि जो अमीर होते हैं। ठीक है, जो अमीर एटम होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उनके ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज, उनको बोलते हैं कैटायन, क्योंकि उनमें एबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन को दान करने की। ठीक है, देखिए जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया सोडियम का, सोडियम 281, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है। अगर हम शेल में देखें, के शेल में 2, एल शेल में 8 और एम शेल में 1। यहाँ पे ये अमीर है, क्यों है अमीर, क्योंकि देखो इसकी ऑक्टेट तो यहीं पे कंप्लीट हो रही थी 8 से भी एक्स्ट्रा इसके पास 1 है, यानी कि ये है अमीर, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है एक्स्ट्रा। अब इस एक इलेक्ट्रॉन का ये क्या करे, तो ये क्या करेगा, इस एक इलेक्ट्रॉन को ये लूज कर देगा, छोड़ देगा अपनी बॉडी में से। अब वो कहीं भी जाए, उसने छोड़ दिया, इसने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, तो यहाँ पे छोड़ते ही बना Na पॉजिटिव, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज करा है, अमीर आदमी ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रह जाएगा, 2 8, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन केवल 2 8 रह गया। और ये अब नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहा है, नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से कैटायन की फॉर्मेशन होती है, यानी कि पॉजिटिव आयन की फॉर्मेशन होती है। ये ज़्यादातर बच्चों को कंफ्यूजिंग लगता है, लेकिन है बहुत इजी। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत अच्छे तरीके से आता है तो आप इजीली यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के कैटायन की फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब कुछ बच्चे बोलेंगे यहाँ पे कि क्या यहाँ पे एनायन की फॉर्मेशन नहीं हो सकती। देखो बच्चे, एनायन की फॉर्मेशन वहां पर होती है जहां पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। अब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, अगर देखा जाए लास्ट ऑक्टेट में 7 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, क्योंकि भाई हमें लास्ट ऑक्टेट में, लास्ट वैलेंस शेल में 8 ही चाहिए, 8 चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पे तो 1 है, हमें कितने चाहिए, 7। कोई इतना भी अमीर नहीं है कि वो तुम्हें 7 दान करने के लिए तैयार है, नहीं। 4 से ज्यादा कोई भी, 3 से ज्यादा कोई नहीं देता है, हाँ 3 से ज्यादा कोई इलेक्ट्रॉन दान नहीं करता। ठीक है, तो यहां पर एनायन नहीं बन सकता। अब देखिए फॉर्मेशन ऑफ एनायन बना के दिखाती हूं मैं, किस टाइप के एटम्स में एनायन की फॉर्मेशन होती है। तो यहां पे बना था सोडियम आयन, फॉर्मेशन ऑफ एनायन। देखिए एनायन के लिए हमें वो एटम लेना पड़ेगा जिसमें गरीबी है थोड़ी, 2-3 इलेक्ट्रॉन्स की गरीबी है। 3 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा कोई गरीब मत लेना, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन्स के ज्यादा के बाद शेयरिंग होना स्टार्ट हो जाती है, वहां पे गेनिंग और लूजिंग खत्म हो जाती है। 3 इलेक्ट्रॉन्स के बाद शेयरिंग होती है। देखो यहां पे हमने लिया क्लोरीन। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, क्लोरीन का 287, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर होता है 17। 287, के शेल में 2, एल शेल में 8, एम शेल में 7। तो अब यहां पे देखिए लास्ट ऑक्टेट में वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, टू गेट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कितने हैं, 7, तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। कितने इलेक्ट्रॉन्स की, 1 इलेक्ट्रॉन की। तो ये कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन भीख मांग के लाएगा और अपने अंदर ऐड कर लेगा, और इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रॉन आया है, अभी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है तो नेगेटिव चार्ज आएगा। यहाँ पे बन गया क्लोरीन
एनायन और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 288। यहां पर 7 थे, एक ऐड होते ही 8 हो गया। के शेल में 8, एल शेल में 8 और एम शेल में भी 8। इसने गेट कर लिया क्या, नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसने पा लिया बाय एडिंग अ सिंगल इलेक्ट्रॉन इन देयर शेल। ठीक है, इस तरीके से एनायन की फॉर्मेशन हो जाती है। अब यहां तक तो मैंने आपको केवल क्या बताया था कि एक एक इलेक्ट्रॉन कैसे लूज किया जाता है और कैसे गेन किया जाता है। लेकिन अभी वहां अगर बात आ जाए 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने की या फिर 2-3 इलेक्ट्रॉन गेन करने की अगर बात आ जाए तो किस तरीके से वो गेन और लूज होगा और किस तरीके के एटम्स उसमें यूज होंगे। देखिए जैसे यहाँ पे मैं अगर कैटायन की बात करूं, यहाँ पे लेते हैं कैटायन एंड हियर इज एनायन। तो यहाँ पे मैं अगर बात करूं कि मुझे कोई ऐसा एटम लीजिए जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन या फिर 3 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिया मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 12। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 282। के शेल में 2, एल में 8 और एम में भी 2। तो यहाँ पे टोटल कितने होने चाहिए थे, इस शेल में 8 होने चाहिए थे, एम शेल में, लेकिन है कितने, 2। चाहिए कितने, 6 चाहिए हमें। 6 कोई देने के लिए तैयार नहीं होगा, 6 बहुत ज्यादा है। 6 इलेक्ट्रॉन देने के लिए इतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए जो हम सोच भी नहीं सकते, तो 6 की बात नहीं होगी। इससे अच्छा है कि हम ये जो 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है इन्हीं को हम किसी ना किसी को दान दे दें। तो यहाँ पे मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए और 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद यहाँ पे बन गया मैग्नीशियम के पास से जब 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, 2 इलेक्ट्रॉन जाने के बाद आ गया 2 पॉजिटिव। ठीक है, 2 पॉजिटिव, क्योंकि यहां से कितने इलेक्ट्रॉन गए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए 2 पॉजिटिव। तो यहां पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका हो गया 2-8 और इसने अब नोबल गैस वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पा लिया। नोबल गैस वाला इलेक्ट्रॉनिक, ईसी मींस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसने पा लिया। अब बात करते हैं एनायन की। अगर कोई एक ऐसा एटम लिया जाए जिसमें 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो, वहां पर कितने एनायन लगेंगे। देखिए यहां पे मैंने लिया नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2-5। ठीक है, 2-5 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है के शेल में, एल शेल में। तो ये जो एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 5। चाहिए कितने, 8। कमी कितने की है, 3 की। हाँ, 3 तक, मैंने भी बताया आपको 3 तक लेन देन हो सकता है, 3 के बाद लेन देन नहीं होता। 4 का कभी भी लेन देन नहीं होगा। 4 इलेक्ट्रॉन्स की कमी आने पर फिर शेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी, लूजिंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाती है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया इसने, 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से इसको मिल गए, कितने, 3 इलेक्ट्रॉन कहीं से इसको मिल गए, 3 इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिए, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसने गेन कर लिए वो इलेक्ट्रॉन। और क्या बन गया, एन, कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, 3 इलेक्ट्रॉन, एन 3 नेगेटिव, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, किसी भी तरीके से लिख दो 3 नेगेटिव। ये थोड़ा अजीब सा लगता है इसलिए ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, एन 3 नेगेटिव, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2-8 और इसने नोबल गैस वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया और ये स्टेबल हो गया। इस तरीके से स्टेबल होने की कोशिश में लगे रहते हैं, कोई छोड़ने के लिए तैयार है, कोई ऐड करने के लिए तैयार है, लेकिन चाहिए क्या, नोबल गैस वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इनको स्टेबल होना है नोबल गैस की तरह। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि कहीं आप कंफ्यूज हो जाएं, 2 इलेक्ट्रॉन की बात आ जाए तो कैसे करें, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हों या फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो या फिर 3 इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो तो कैसे करें। 4 इलेक्ट्रॉन्स की कोई लूजिंग गेनिंग नहीं होती है, वहां पे शेयरिंग आ जाती है। चलिए इसको उतारिए। तो अब आता है टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, यानी कि केमिकल बॉन्ड्स के कितने टाइप्स होते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड के 2 टाइप्स होते हैं। केमिकल बॉन्ड के 2 टाइप्स होते हैं। पहला है आयोनिक बॉन्ड, ठीक है, पहला है आयोनिक बॉन्ड, दूसरा है कोवेलेंट बॉन्ड। ये 2 टाइप होते हैं। अच्छा, ये आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, देखिए सबसे पहले जानते हैं बॉन्ड। बॉन्ड मैंने भी बताया, बॉन्ड मीन्स अ फोर्स, दैट अ फोर्स बिटवीन 2 एटम्स। 2 एटम्स के बीच में कोई फोर्स लग रही है और कोई एटम, दो एटम्स के बीच में फोर्स कब लगेगी, जब उनके बीच में कोई रिलेशन आ जाएगा। और रिलेशन कब बनेगा, जब या तो इलेक्ट्रॉन लूज, गेन या शेयर हो रहे हों। तो आयोनिक बॉन्ड बनते हैं तब जब 2 एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हों या इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हों। और वो जो 2 एटम है वो कैसे होने चाहिए,
एक मेटल होना चाहिए, एक नॉन मेटल होना चाहिए। मैंने बताया ना आयोनिक कंपाउंड कब बनते हैं, जब व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद अ नॉन मेटल देन फॉर्म्ड आयोनिक कंपाउंड। तो आयोनिक बॉन्ड, तो उन कंपाउंड्स के बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसी को बोलेंगे आयोनिक बॉन्ड, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड जो बनते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स के अंदर बनते हैं। और कोवेलेंट कंपाउंड कैसे बनते हैं? जब नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है। जब नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, वहां पर कोवेलेंट कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है। अब देखिए आयोनिक बॉन्ड, ठीक है। आयोनिक बॉन्ड, यहां पे अब हम आयोनिक बॉन्ड पढ़ेंगे। आयोनिक बॉन्ड में क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम। एक एटम के पास थे ज्यादा इलेक्ट्रॉन, उसने ट्रांसफर कर दिए कि मेरे पास एक्स्ट्रा है, मैंने ट्रांसफर कर दिए, लूज कर दिए। दूसरा बेचारा भीख मांगता डोल रहा है, उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, उसने वो इलेक्ट्रॉन, उसे दिखा कि इसने अभी इलेक्ट्रॉन फेंका, तुरंत फेंकते उसने कैच कर लिया। उसने एक इलेक्ट्रॉन फेंका और इसने भी एक इलेक्ट्रॉन कैच कर लिया, यानी कि उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी। इस तरीके से उन दोनों ने मिलकर एक दूसरे के बीच में एक रिलेशन बनाया, जिस रिलेशन को बोलते हैं हम बॉन्ड। और जब लूजिंग और गेनिंग वाला बॉन्ड बनता है तो उस बॉन्ड को बोलते हैं हम आयोनिक बॉन्ड, ठीक है। और ये आयोनिक बॉन्ड जो होता है ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। अब ये जो आयोनिक बॉन्ड बनेगा ये दो, एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में बनेगा। देखिए कैसे, यहां पे आयोनिक बॉन्ड को मैं रिप्रेजेंट करके दिखाती हूँ किस तरीके से बनता है। सोडियम है, सोडियम का है 281, इसके पास है एक ज्यादा, मैंने अभी बताया। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन कर दिया भैया लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहां पे बन गया Na पॉजिटिव और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 288। दूसरी तरफ वहीं यहां पे बन गया सोडियम कैटायन, दूसरी तरफ वहीं बैठा है क्लोरीन जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 287, जिसके पास केवल एक ही इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो जैसे ही इसने ये इलेक्ट्रॉन छोड़ा तुरंत इसने कैच कर लिया और बना लिया Cl नेगेटिव और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 288 और बन गया क्लोरीन का एनायन, क्लोराइड एनायन, ठीक है। अब ये तो अलग अलग करके दिखाई, लेकिन यहाँ पे मुझे एनायन बनते तो दिख रहे हैं लेकिन कंपाउंड बनता नहीं दिख रहा है। कंपाउंड कैसे बनेगा देखिए, अब देखिए कंपाउंड बना के दिखाती हूं मैं आपको। देखिए यहाँ पे हमने Na लिया था, Na के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 281, यानी कि 1, ठीक है। लिया हमने Cl के कितने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन में कितने थे? वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 7, 1 2 3 4 5 6 7। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, इसने इसको दे दिया, इसने किया लूज और इसने किया गेन, और यहां पर बने Na ने एक इलेक्ट्रॉन दिया देन Na पॉजिटिव, Cl ने एक इलेक्ट्रॉन लिया देन Cl नेगेटिव, NaCl एक कंपाउंड की फॉर्मेशन हो गई, दैट इज सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन हो गई। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन लूज और गेन करने से एक आयोनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन हुई। और ये कैसा कंपाउंड बना? ये बना आयोनिक कंपाउंड। कैसा कंपाउंड था ये? आयोनिक कंपाउंड। और इस कंपाउंड के बीच में जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड बन रहा है NaCl, ये जो बॉन्ड बन रहा है इस बॉन्ड को बोलेंगे आयोनिक बॉन्ड। दिस बॉन्ड इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। बॉन्ड एक सिंपल लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। जैसे कि मैंने एक सिंपल लाइन इन दोनों के बीच में लगा दी, इसको कहते हैं बॉन्ड। मैंने आपको एक चीज स्किप कर दी इस चैप्टर में, इलेक्ट्रॉन को डॉट स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट करके दिखाना, तो काफी इजी है, कोई ज्यादा टिपिकल चीज नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे करके दिखाया आपको कि जितने भी वैलेंस शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो उसको आप इस डॉट फॉर्म में रिप्रेजेंट करते। जैसे यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पे हमने 1 2 3 4 5 6 7 डॉट लगाए। यहाँ पर वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन था तो मैंने यहाँ पे एक डॉट लगाया, केवल इतनी सी बात थी, ठीक है। तो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन होगी विच इज एन आयोनिक कंपाउंड, एंड आयोनिक बॉन्ड इनके बीच में फॉर्म हो रहा है। तो इस तरीके से आयोनिक बॉन्ड बनता है। अब करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। तो एक और एग्जांपल लेते हैं आयोनिक कंपाउंड का, जिसमें हम लेंगे Na2O, यानी कि सोडियम के 2 एटम लेंगे और ऑक्सीजन का 1 एटम लेंगे, Na2O, ठीक है। इसको करते हैं। देखिए सोडियम का आपको पता ही है, सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 2 8
1। यानी कि अगर हम सोडियम को रिप्रेजेंट करें तो उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक। तो सोडियम पे सिंगल डॉट आएगा। वहीं बात करें अगर हम ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 6, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। तो इस पे आएंगे 6 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये 6 डॉट ऑक्सीजन पे आएंगे। तो यहाँ पर सोडियम कितने हैं? 2। यहाँ पर सोडियम लिखेंगे हम 2। इस तरीके से सोडियम पे एक वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन कितना है? 1। ऑक्सीजन को लिखेंगे यहाँ, ऑक्सीजन पे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। कितनी कमी है एग्जैक्ट ऑक्सीजन पे? ऑक्सीजन पे कमी है -2। सोडियम पे कितने ज्यादा है? सोडियम पे है +1 और 2 सोडियम है तो 2 सोडियम पे हो जाएंगे +2। सोडियम पे कितने हो जाएंगे? Na2 पे +2। ठीक है, तो अब इस पे एक एक्स्ट्रा है, इसने पहले इसको दिया, फिर इसने भी इसको दे दिया। ठीक है, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन, इसने भी लूज किया, लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन। यहां पे इसने किए हैं गेनिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। तो क्या बना? देखिए यहां पे बना Na2 पॉजिटिव, यानी कि सोडियम का कैटायन, सोडियम कैटायन। साथ में बना ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, ऑक्सीजन का एनायन, जिसे हम नाम देते हैं Na2O। ठीक है, Na2O विच इज एन आयोनिक कंपाउंड, क्योंकि इनके बीच में आयोनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है, आयोनिक कंपाउंड। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा, चाहे हमें एक एटम दिया, एक एक एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन की गेनिंग शेयरिंग हो रही हो, गेनिंग और लूजिंग हो रही हो, चाहे 2-3 एटम के बीच में हो रही हो, अगर यहाँ पे 4 भी होते तो 4 के बीच में भी होते, डिपेंड्स ऑन कि वहां पर कितने कम हैं या फिर कितने ज्यादा हैं। तो ये एग्जाम्पल इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। अब बात आती है कोवेलेंट बॉन्ड की। तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या है? अब बात आती है कोवेलेंट बॉन्ड। देखिए कोवेलेंट बॉन्ड क्या है? जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है वो उन एटम्स के बीच में बनता है जहां पर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही हो। ठीक है, जहां पर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है वहां पर कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होना यानी कि मतलब कि वहां पर गरीबी होना। ठीक है, दोनों साइड से ही गरीबी है। और गरीब कौन है? नॉन मेटल। मेटल तो अमीर है, मेटल तो दान करता है हमेशा नॉन मेटल को। मेटल अमीर होता है हमेशा और नॉन मेटल गरीब। नॉन मेटल के पास हमेशा इलेक्ट्रॉन्स की कमी ही पाई जाएगी। तो जब नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वहां पर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है और कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। जब कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी तो वहां पे जो कंपाउंड बनेगा उसको बोलेंगे कोवेलेंट कंपाउंड। तो यहाँ पर जो बॉन्ड बनते हैं वो 3 तरीके के बनते हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है इन कंपेयर टू आयोनिक बॉन्ड से कंपेयर करें तो वो थोड़ा सा वीक होता है कोवेलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 बॉन्ड थे, सिंगल, डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो तीनों के अलग अलग हमें एग्जाम्पल पढ़ने पड़ेंगे। पहले देखिए सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है? देखिए सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड जब बनता है जब 2 एटम्स के बीच में केवल एक सिंगल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही हो, केवल एक इलेक्ट्रॉन की ही शेयरिंग हो रही हो। जैसे कि देखिए एग्जांपल, यहां पे हमने लिया क्लोरीन। देखिए ये जो मेटल हो सकते हैं ये सेम मेटल भी हो सकते हैं, यानी कि सेम 2 मेटल्स के बीच में भी शेयरिंग हो सकती है और डिफरेंट टू नॉन मेटल्स के बीच भी हो सकती है, यानी कि 2 नॉन मेटल सेम भी हो सकते हैं और 2 नॉन मेटल डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमने पहले लिया 2 सेम नॉन मेटल। ठीक है, क्लोरीन। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287, इसका भी 287, वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। 7 इलेक्ट्रॉन्स को हम डॉट स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 से हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब ये भी गरीब और ये भी गरीब, इसके पास भी एक की कमी और इसके पास भी एक की कमी। तो ये दोनों गरीब, दोनों बोलेंगे कि एक थोड़ी देर के लिए तू मुझे दे दे, एक थोड़ी देर के लिए तू मुझे दे दे। तो दोनों आपस में शेयरिंग वाली प्रॉपर्टी शो करेंगे। ऐसा बोलेंगे, यहां पे गलत बन गया,
बोलेंगे कि एक थोड़ी देर के लिए तू मुझे दे दे, ये बोलेगा कि एक थोड़ी देर के लिए तू मुझे दे दे। गलत क्यों हो रही है? इस तरीके से। अब देखिए, अगर हम इस गोले की बात करें, इसके पास कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए 8 टोटल इसके पास। इस वाले गोले की बात करें, इसके 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर दोनों के पास 8 8 हो जाएंगे और इस तरीके से इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। क्लोरीन सिंगल बॉन्ड, क्योंकि देखिए सिंगल बॉन्ड, ये एक बॉन्ड रिप्रेजेंट कर रहा है सिंगल बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पर केवल एक इलेक्ट्रॉन की ही शेयरिंग हो रही है। इसने भी अपना एक ही इलेक्ट्रॉन दिया है, उसने भी अपना एक ही इलेक्ट्रॉन दिया है, तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बनेगा। और यहाँ पर अब अगर इस क्लोरीन का देखें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 8 2 8 8, ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड कुछ नहीं है, केवल इनके जो ये एजेस पे है, ये इलेक्ट्रॉन्स को जोड़ने के लिए बनाया जाता है। ये इलेक्ट्रॉन्स को इस तरीके से जोड़ने के लिए बॉन्ड बनाया जाता है। ठीक है, तो ये बात हुई सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की, सेम नॉन मेटल की। अब बात करते हैं डिफरेंट नॉन मेटल। तो यहां पे मैं लेती हूं CH4 का एग्जांपल। ठीक है, कार्बन कितने? 1 और हाइड्रोजन कितने? 4, दोनों ही नॉन मेटल हैं और दोनों के पास ही गरीबी है। देखिए कैसे, अगर कार्बन की बात करें तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 4, हाइड्रोजन का होता है 1, यानी कि इसके पास कितने की कमी कितनी? 4 की, और इसके पास कमी 1 की। कितने? इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन की, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की। तो यहाँ पे हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, कार्बन को तो सेंट्रल एटम बना लेंगे और हाइड्रोजन को कॉर्नर एटम बना लेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम लिखेंगे। अब इनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनको हम रखेंगे, इसके कितने हैं? 4, 1 2 1 2 3 4, और हाइड्रोजन के कितने हैं? एक एक लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, कार्बन के पास कमी है 4 की, 4 उसके पास ऑलरेडी हैं, तो वो बोलेगा कि मुझे ये चारों हाइड्रोजन, तुम अपने चारों इलेक्ट्रॉन्स दे दो। एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से मांगा, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से मांगा, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से मांगा और एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से मांगा। कार्बन ने अपनी जो वैलेंसी है, ऑक्टेट है, वो कंप्लीट कर ली। हाइड्रोजन की बारी है, हाइड्रोजन के पास केवल एक है, उसे कितने करने हैं? उसे करने हैं टोटल 2। तो एक इसने कार्बन से मांग लिए, एक इस हाइड्रोजन ने यहाँ से मांग लिया, एक इस हाइड्रोजन से यहाँ से मांग लिया, एक इस हाइड्रोजन ने यहाँ से मांग लिया। गड़बड़ जरूर होनी है कहीं ना कहीं। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होते हुए दिखाते हैं। और जब बनता है वहां पर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, इस कार्बन के साथ इसने केवल हाइड्रोजन के साथ एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर किया है तो सिंगल बॉन्ड, इस वाले हाइड्रोजन के साथ भी कार्बन ने एक ही शेयर किया है, इस वाले हाइड्रोजन के साथ भी, इसके भी साथ एक ही हाइड्रोजन शेयर किया है। अगर मैं सबका इसका अलग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब मैं देखूँ तो इसके पास पहले कितने थे? 1 2 3 4, जब इसने शेयर कर लिए दोनों चारों से 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका हो गया 2 8। ठीक है, इसका हो गया 2 8 और हाइड्रोजन के कितने हो गए? 2। तो इन्होंने शेयर करके इलेक्ट्रॉन खुद को स्टेबल बना लिया। तो ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन का एग्जांपल थे। अब करते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि डबल कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है। देखिए, डबल कोवेलेंट बॉन्ड जब बनता है जब 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही हो, यानी कि वहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से शेयर किए जा रहे हों। जैसे कि इसका सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, ऑक्सीजन। डबल कोवेलेंट बॉन्ड, इसका सबसे सिंपल एग्जांपल लेते हैं हम ऑक्सीजन। ठीक है, O2। यहाँ पे ऑक्सीजन के, अब पहले बात करेंगे हम सेम मॉलिक्यूल की। ठीक है, मॉलिक्यूल की बात करेंगे, ऑक्सीजन। अगर इस ऑक्सीजन की बात करें, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 6 2 6, इसका भी है 2 6, यानी कि वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। पुट करेंगे 1 2 3 4 5 6, इसके पास भी 1 2 3 4 5 6। ठीक है, दोनों के पास कमी है, कमी कितने की है? 2 इलेक्ट्रॉन्स की, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है दोनों के पास, तो ये क्या बोलेगा? मेरे पास 6 तो ऑलरेडी हैं, 2 मैं इससे ले लेता हूं। इसने इस तरीके से कर लिया। ठीक है, ये भी ऐसे बोलेगा मेरे पास 1 2 3 4 5 6 तो मेरे पास ऑलरेडी हैं। इसने अब बोलोगे कि ये 2 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास चले गए, इसके पास तो फिर 4 ही रह गए। नहीं, उसने छीने नहीं है तो उसी के पास, बस उसने बोला है मुझे शेयर करा दे थोड़ी देर के लिए, है उसी के पास। वो जो ये वाली 1 2 3 4 वाली, जब वो प्रॉपर्टी लूजिंग और गेनिंग में आती है कि चले गए तो चले गए, एक बार लौट के नहीं आएंगे। यहाँ पे रहते इसी के पास है, बस ये शेयर करता है। इस तरीके से इसने भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए। अब इनके पास और इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन हुए टोटल? 2
8 2 8, इनकी ऑक्टेट हो गई कंप्लीट। इस तरीके से ये शो करेंगे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन्स, यानी इसने अपने 2 और इसने अपने 2, इसने भी अपने 2 शेयर करे हैं और इसने भी अपने 2 शेयर करे हैं। तो ये बन गई ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के अंदर कोवेलेंट डबल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, देखिए वहीं अगर मैं बात करूं कि यहां पर तो मैंने 2 सेम नॉन मेटल लिए थे, अगर वही बात करूं मैं कि डिफरेंट नॉन मेटल लेने, यानी कि एक नॉन मेटल अलग दूसरा नॉन मेटल अलग। एक लिया मैंने कार्बन, अब लेंगे हम कौन सा कंपाउंड, CO2 लेते हैं। एक लिया कार्बन और एक लिया ऑक्सीजन, कितने हैं 2, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है, कार्बन का है 2 4। ठीक है, कार्बन के पास एग्जैक्ट कितने की कमी है, कार्बन के पास कमी है 4 इलेक्ट्रॉन्स की। अब आते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का है 2 6, इसके पास कितने की कमी है, इसके पास कमी है 2 इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, तो अब इनका हम डॉट स्ट्रक्चर में शो करेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन चढ़ाएंगे इसके कितने, कार्बन के 4, 1 2 3 4, ऑक्सीजन के कितने 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। देखिए अब कार्बन के पास है 4 की कमी, कार्बन इससे बोलेगा 2 तो तू दे दे मुझे और 2 ही तू दे दे मुझे। कार्बन ने क्या किया, इस तरीके से बनाया। अब कार्बन के पास कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8, कार्बन की होगी ऑक्टेट कंप्लीट। अब बात आती है इस वाले ऑक्सीजन की, इस वाले ऑक्सीजन के पास पहले से 6 हैं, ये बोलेगा इस कार्बन से 2 तू दे दे मुझे। अब ये ऑक्सीजन ये भी बोलेगा कि 2 मुझे भी चाहिए, तो 2 ये ले लेगा इससे। इस तरीके से कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, 2, इसके भी 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग। इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच में ये भी अपने 2 दे रहा है और ये भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है। इस तरीके से कोवेलेंट डबल बॉन्ड बनेगा। इस तरीके से कोवेलेंट डबल बॉन्ड। अब आता है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड लिखेंगे, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड का हम क्या एग्जांपल लें जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो सके, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स की कमी, सबसे इजी एग्जांपल नाइट्रोजन का ले लेते हैं, यानी कि नाइट्रोजन गैस N2 ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 और 5, यहाँ पे कमी कितने इलेक्ट्रॉन्स की है, कमी है 3 इलेक्ट्रॉन्स की, 3 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है 8 बनने के लिए, यहाँ 8 होने के लिए केवल 3 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नाइट्रोजन और नाइट्रोजन, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5 पुट करेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, इसके पास 5, कितने की कमी 3 की, इसके पास भी 5, कितने की कमी 3 की। ये नाइट्रोजन बोलेगा दूसरे नाइट्रोजन से कि तू मुझे 3 इलेक्ट्रॉन्स दे दे, इस तरीके से। ये वाला नाइट्रोजन बोलेगा तू भी मुझे 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करा दे, इस तरीके से। तो दोनों नाइट्रोजन के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो गई। ये बॉन्ड ये इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो गई। यहाँ पे ये नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में बना ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, आया समझ में। इसके बाद आती हैं आयोनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टीज, यानी कि डिफरेंस प्रॉपर्टीज में तो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर आपके लिए एक फोटो लगा दूंगी जिसमें से आप पढ़ लीजिएगा, और आपको उतारने हैं तो उसमें से उतार लीजिएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा
एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, ठीक है। 3 पार्ट में डिवाइड हुआ था चैप्टर, उस 3 पार्ट का ये लास्ट पार्ट है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। देखिए एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल क्या होता है, मेटल का एक्सट्रैक्शन करना, मेटल को कहीं से निकाल कर लाना। कहां से निकाल कर लाना, देखिए हमारे अर्थ क्रस्ट में बहुत सारे हमें मिनरल्स देखने के लिए मिलते हैं। अब उन मिनरल्स में से हम मेटल निकालते हैं, मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। देखिए जरूरी नहीं कि सारे मेटल हमें प्योर फॉर्म में मिल जाए अर्थ क्रस्ट में, कि हमने ये मेटल मिला हमें अर्थ क्रस्ट में, निकाला और घर का कोई भी फर्नीचर या फिर किसी भी चीज के लिए यूज करने के लिए ले लिया। नहीं, कुछ ही मेटल होते हैं जैसे कि कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये कुछ ही मेटल हैं जो फ्री स्टेट में मिलते हैं। ज्यादातर मेटल कंबाइंड स्टेट में इम्प्योर फॉर्म में मिलते हैं। तो उस कंबाइंड इम्प्योर फॉर्म से मेटल को प्योर फॉर्म में निकालना ही कहलाता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, ठीक है। देखिए एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में बहुत सारी प्रोसेस होती है। सबसे पहले हमें कोई मेटल प्योर फॉर्म में लाना है। प्योर फॉर्म में लाने के लिए सबसे पहले प्रोसेस होती है कि हमने मेटल को एक्सट्रैक्ट किया, यानी कि उसमें जितनी भी गंदगी थी हमने उसको किया साफ। उसके बाद आती है फिर रिफाइनिंग, ठीक है। उसको रिफाइनिंग मतलब बिल्कुल प्योर फॉर्म में लाना। तो ये जो प्रोसेस होती है कि एक्सट्रैक्शन करना उसके ओर से और फिर रिफाइनिंग करना, ये प्रोसेस कहलाती है मेटलर्जी। अब यहाँ पे एक शब्द आया, शब्द था ओर। व्हाट इज द मीन ऑफ ओर? ओर का मतलब क्या होता है? और क्या होता है, देखिए और क्या होता है, वो मिनरल जिनमें से हम मेटल को प्रॉफिटेबल और कन्वीनियंटली एक्सट्रैक्ट कर सकें उसे कहते हैं ओर, ठीक है। वो मिनरल जिनमें से हम मेटल को प्रॉफिटेबल और कन्वीनियंटली एक्सट्रैक्ट कर सकें उसे कहते हैं हम। और जितने भी मिनरल होते हैं उनमें से सारे ओर नहीं होते, लेकिन जितने भी ओर होते हैं वो सारे ही मिनरल होते हैं, क्योंकि ओर मिनरल से ही निकला है, ठीक है। ऑल द ओर्स, ये पॉइंट है, ऑल द ओर्स आर मिनरल, ऑल द ओर्स आर मिनरल, बट all the minerals are not ore, all the minerals are not ore, ठीक है। जितने भी ओर होते हैं वो सारे मिनरल होते हैं, क्योंकि उन मिनरल से ही तो हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं कन्वीनियंटली और प्रॉफिटेबली। तो उस जब भी तो कह रहे हैं उसको ओर। और ऑल द मिनरल, सारे मिनरल, जरूरी नहीं कि सारे मिनरल और ही होंगे, क्योंकि कुछ मिनरल्स में से जब हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वो एक्सट्रैक्ट करना प्रॉफिटेबल नहीं होता है, तो उसे हम फिर और नहीं कहते हैं। और वही होता है जब मेटल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं बाय प्रॉफिटेबल मेथड और कन्वीनियंटली मेथड से, ठीक है। तो तभी उसको हम, उसी मिनरल को हम और कहते हैं। तो समझ में आया, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल को अब एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं फ्रॉम देयर ओर से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, रिफाइनिंग कर रहे हैं। रिफाइनिंग मतलब इम्प्योर फॉर्म से बिल्कुल प्योर फॉर्म में निकाल रहे हैं, बिल्कुल प्योर मेटल निकाल रहे हैं, तो उस प्रोसेस को ही बोलते हैं हम मेटलर्जी। अब एक्सट्रैक्शन जो होता है मेटल्स का, ये नहीं कि सारे मेटल्स में सबका एक्सट्रैक्शन करने का मेथड एक ही होगा, एक ही प्रोसेस होगी, नहीं, ये मेटल बाय मेटल वेरी करता है। जैसे कि देखिए कुछ स्टेप्स आते हैं एक्सट्रैक्शन करने के लिए। सबसे पहले आता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर या फिर एनरिचमेंट ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब क्या है कि ओर में जितनी भी गंदगियां होंगी उन गंदगियों को साफ करना एनरिचमेंट ऑफ ओर कहलाता है, ठीक है। सेकंड स्टेप, कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू मेटल, यानी कि जो कंसंट्रेटेड ओर निकल कर आया है गंदगी साफ करने के बाद, उसमें से फिर मेटल को एक्सट्रैक्ट करना बाय डिफरेंट प्रोसेस अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट मेटल, ठीक है। उसके बाद आता है रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योर मेटल। अब यहाँ बिल्कुल प्योर फॉर्म यहाँ पे भी नहीं मिली थी, जो थोड़ी बहुत गंदगी रह गई थी उसको बाय रिफाइनिंग मेथड से हम इम्प्योर फॉर्म से प्योर फॉर्म में कन्वर्ट करा लेंगे। अब ये जो वेरी करता है कि मेटल का एक्सट्रैक्शन करने का इस वाले मेटल का मेथड ये है, इस वाले मेटल का मेथड ये है, सबका कैसे वेरी करता है। देखिए मेटल 3 पार्ट्स में डिवाइड करे गए हैं। एक तो है हाईली रिएक्टिव, जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल हैं उनको कैसे, हाईली रिएक्टिव मेटल जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल हैं उनको कैसे एक्सट्रैक्ट करें। एक आता है मॉडरेट रिएक्टिव मेटल, उनको कैसे एक्सट्रैक्ट करा जाए। एक आता है लेस रिएक्टिव मेटल। अच्छा, यहाँ तक तो ये सारी प्रोसेस सेम होती हैं कि जो हम ओर में से जो हम जितनी भी गंदगी होगी साफ करेंगे वो हाईली रिएक्टिव में से भी ऐसे ही साफ होगी, मॉडरेट में से भी, लेस में से भी, तीनों के लिए एक ही तरीका होगा। लेकिन जब बात आती है कि ओर में से मेटल को निकालना है तो इसकी प्रोसेस अलग अलग हो जाती हैं तीनों की। फिर उसके बाद ये जो रिफाइनिंग वाली प्रोसेस होती है तीनों के लिए सेम हो जाती है। रिफाइनिंग मींस इम्प्योर फॉर्म में से प्योर फॉर्म को निकालना। अब यहाँ हम पढ़ेंगे कि हाईली रिएक्टिव मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, मॉडरेट रिएक्टिव मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है और लेस रिएक्टिव मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तीनों का अलग अलग। इसको उतार लीजिए डेफिनेशन को।
तो अब उन तीनों स्टेप्स को हम सेपरेट डीपली पढ़ते हैं। देखिए कैसे। सबसे पहले स्टेप पढ़ा था हमने एनरिचमेंट ऑफ ओर। एनरिचमेंट ओर का मतलब है कि हम उस ओर में से जितनी भी गंदगियां हैं, जितनी भी इम्प्योरिटीज हैं, उनको हम क्लियर कर रहे हैं। इसका मतलब यही होता है एनरिचमेंट ऑफ ओर। तो अब हम उन तीनों स्टेप को अलग अलग सेपरेटली एंड डीपली पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहला स्टेप था एनरिचमेंट ऑफ ओर। एनरिचमेंट ऑफ ओर क्या है? ये एक फिजिकल और केमिकल प्रोसेस है जिसके अंदर सेपरेशन होता है इंप्योरिटीज का, और उन इंप्योरिटीज को एक स्पेशली नाम दिया गया है विच इज कॉल्ड गैंग। ठीक है, उन इंप्योरिटी जो सैंडी पार्टिकल्स, रॉकी पार्टिकल्स जो भी ओर में चिपके हुए होते हैं उनको कहते हैं गैंग। और एनरिचमेंट ऑफ ओर प्रोसेस के अंदर ही इस इंप्योरिटीज को साफ किया जाता है। ठीक है, ये एक प्रोसेस होती है जिसमें हम गैंग पार्टिकल्स को ओर से साफ करते हैं ताकि जो मेटल की प्रॉपर्टी है वो और ज्यादा एनहेंस हो और अच्छा मेटल निकल के आए। सेकंड स्टेज है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। अब यहाँ पे उस मेटल में से गंदगी तो साफ हो गई, लेकिन उस ओर में से हमें मेटल भी तो भी एक्सट्रैक्ट करना है। तो वो जो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल है वो डिफरेंट मेटल के लिए अलग होगा। तीन स्टेट में बांटे गए हैं मेटल, हाईली रिएक्टिव, मॉडरेट रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव। लेस रिएक्टिव मेटल के लिए अलग अपना मेथड होगा एक्सट्रैक्शन करने के लिए, मॉडरेट के लिए एक्सट्रैक्शन के लिए अलग मेथड होगा, और हाईली रिएक्टिव मेटल्स के लिए अपना एक्सट्रैक्शन के लिए अलग मेथड होगा। जैसे कि अगर हम बात करें लेस रिएक्टिव मेटल्स की, अगर हम बात करें जो लेस रिएक्टिव मेटल हैं, जो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे आते हैं, वो कैसे एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं? वो सिंपली पहले हीट करे जाते हैं। ठीक है, सिंपली पहले हीट करके उनके बनाए जाते हैं ऑक्साइड्स। ठीक है, हीट करके उनके बनाए जाते हैं ऑक्साइड, और फिर ऑक्साइड्स को रिडक्ट करके यानी कि उनका रिडक्शन करके फिर वहां से मेटल एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ये प्रोसेस होती है बाय हीटिंग अलोन दीज मेटल ऑक्साइड। ठीक है, बाय हीटिंग अलोन मेटल ऑक्साइड बनाएंगे, और फिर मेटल ऑक्साइड कैन बी रिड्यूस टू मेटल, और फिर मेटल ऑक्साइड को भी रिड्यूस करके मेटल बना देंगे। मर्करी एंड कॉपर इसके एग्जांपल हैं। अब आते हैं मॉडरेट रिएक्टिव मेटल, जो कि रिएक्टिविटी सीरीज के बीच वाले मेटल होते हैं। वो कैसे किए जाते हैं? देखिए, मेटल्स जैसे कि हमने लिए आयरन, जिंक एंड अदर टिपिकल और भी मेटल। ठीक है, आयरन और जिंक टाइप के जो मेटल होते हैं ये नेचुरली कार्बोनेट्स और सल्फाइड की फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है, कार्बोनेट और सल्फाइड की फॉर्म से हम डायरेक्ट मेटल नहीं निकाल सकते, तो हम इन कार्बोनेट्स और सल्फाइड को बाय रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन प्रोसेस से ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करेंगे, और ऑक्साइड में कन्वर्ट होने के बाद फिर इनका रिडक्शन कराएंगे। रिडक्शन कराने के बाद हमें मेटल मिल जाएगा। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, आयरन एंड जिंक जो होते हैं और भी मेटल्स वो नेचुरली सल्फाइड और कार्बोनेट्स की फॉर्म में मिलते हैं। तो इससे अच्छा है कि हम ऑक्साइड से ही अपना मेटल निकालें। तो ऑक्साइड से अपना मेटल निकालने के लिए क्या होगा, सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स के जो मेटल होते हैं उनको हम मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लेते हैं और फिर उसका रिडक्शन कर देते हैं। यानी कि सल्फाइड्स और कार्बोनेट जो हमें नेचुरली मिल रहे थे, ठीक है, जो नेचुरली मिल रहे थे उनको हम कन्वर्ट करेंगे पहले मेटल ऑक्साइड में, फिर जो मेटल ऑक्साइड हमको मिला है फिर उस मेटल ऑक्साइड को हम कन्वर्ट करेंगे रिडक्शन करके मेटल में। ठीक है, अब ये जो चीज़ है ना आपको थ्योरी फॉर्म में लिखी है मैंने, ये अभी आपको फ्लो चार्ट की फॉर्म में समझाऊंगी। नेक्स्ट आता है मेटल जो सबसे ऊपर मिलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, यानी कि हाईली रिएक्टिव मेटल। ये जो मेटल होते हैं ये सिंपली एक्सट्रैक्ट कर लिए जाते हैं बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर मेटल। ठीक है, उनका इलेक्ट्रोलाइसिस करके हम उन्हें इजिली गेट कर सकते हैं। जैसे कि कुछ मेटल हैं उनका हम बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर मोल्टन क्लोराइड, उनके मोल्टन क्लोराइड का हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे और जब जाके हमें वो मेटल मिलेगा। अब इसी जो मैंने थ्योरी लिखी है इसी को हम पढ़ेंगे अब फ्लो चार्ट की फॉर्म में। तो अब लास्ट स्टेप आता है रिफाइनिंग, यानी कि जब हमने ओर से मेटल एक्सट्रैक्ट कर लिया उसके बाद भी हमारा जो मेटल है बिल्कुल प्योर फॉर्म में नहीं है, उसमें अभी भी इम्प्योरिटीज बची हुई हैं। तो उन इम्प्योरिटीज को हटाने के लिए हम उसमें रिफाइनिंग प्रोसेस करते हैं। रिफाइनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ एलिमिनेटिंग इम्प्योरिटीज फ्रॉम द मेटल टू गेट अ प्योर मेटल। प्योर मेटल पाने के लिए हमें उसमें से इम्प्योरिटीज हटानी पड़ती हैं और उस प्रोसेस को ही बोलते हैं रिफाइनिंग। अब जो मैंने अब तक आपको एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, एनरिचमेंट ऑफ सल्फाइड ओर या फिर रिफाइनिंग प्रोसेस जो समझाई है, अब मैं उनको आपको फ्लो चार्ट के थ्रू समझाऊंगी। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे हमें मिनरल से यानी कि ओर मिला हमें, और जिसको हम इजीली प्रॉफिटेबल और कन्वीनियंट मेथड से मेटल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओर, ठीक है, कंसंट्रेटेड ओर है ये कंसंट्रेटेड ओर है हाईली रिएक्टिव मेटल का, ये ओर है मॉडरेट रिएक्टिव मेटल का, और ये ओर है लेस रिएक्टिव मेटल का। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हाईली रिएक्टिव मेटल।
जैसे कि अभी मैंने बताया हाईली रिएक्टिव मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन ओर। इलेक्ट्रोलाइसिस की मदद से हम हाईली रिएक्टिव मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं और हमें प्योर मेटल मिल जाता है। ठीक है, अब आते हैं मॉडरेट रिएक्टिव मेटल। देखिए मॉडरेट रिएक्टिव मेटल जो बेसिकली नॉर्मली हमें कार्बोनेट और सल्फाइड ओर की फॉर्म में मिलते हैं। तो कार्बोनेट से हम डायरेक्ट मेटल नहीं बना सकते, डायरेक्ट मेटल नहीं निकाल सकते। उसके लिए हमें कार्बोनेट ओर को पहले ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर वो ऑक्साइड कन्वर्ट होगा मेटल में। तो कार्बोनेट से ऑक्साइड में कैसे कन्वर्ट होगा? बाय द कैल्सिनेशन प्रोसेस। सल्फाइड ओर से ऑक्साइड में कैसे कन्वर्ट होगा? बाय द रोस्टिंग प्रोसेस। अब ये कैल्सिनेशन क्या है? कैल्सिनेशन क्या प्रोसेस होती है? देखिए जब हम कार्बोनेट ओर को कम एयर पे, मतलब थोड़ी थोड़ी एयर हो, ज्यादा नहीं हो, कम एयर की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। जब कैल्सिनेशन क्या प्रोसेस है? जब हम किसी भी ओर को, कार्बोनेट ओर को कम प्रेजेंस ऑफ एयर पे हीट करेंगे तो वो मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। रोस्टिंग क्या होती है? रोस्टिंग होती है जब हम सल्फाइड ओर को इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, मतलब बहुत ज्यादा एयर की प्रेजेंस में जब हीट करेंगे सल्फाइड ओर को तो वो मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है। लिखा है हीटिंग द सल्फाइड ओर इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड। अब यहाँ पे मेटल का ऑक्साइड निकल कर आ गया। अब इस मेटल के ऑक्साइड को करेंगे हम रिड्यूस, यानी कि रिडक्शन प्रोसेस होगी, उससे हमें मेटल मिलेगा, लेकिन मेटल इम्प्योर होगा, इम्प्योर फॉर्म में। अब उस इम्प्योर फॉर्म को प्योर करने के लिए हमें रिफाइनिंग प्रोसेस यहाँ पे करनी पड़ेगी, जिससे प्योर मेटल हमें मिल जाएगा। अब आता है कि लेस रिएक्टिव मेटल को कैसे करें, लेस रिएक्टिव मेटल को एक्सट्रैक्ट कैसे करें। देखिए ये जो लेस रिएक्टिव मेटल हैं ज्यादातर सल्फाइड ओर की फॉर्म में मिलते हैं। सल्फाइड ओर की फॉर्म में मिलते हैं, तो जैसे कि यहाँ पे सल्फाइड ओर के लिए रोस्टिंग करी थी हमने ऑक्साइड बनाने के लिए, उसी तरीके से यहाँ पे सल्फाइड ओर की हम रोस्टिंग करेंगे और क्या मिल जाएगा हमें? इम्प्योर मेटल। ठीक है, प्योर फॉर्म में नहीं मिलेगा, इम्प्योर मेटल मिलेगा। फिर हम इस इम्प्योर मेटल की रिफाइनिंग करेंगे और रिफाइनिंग करने के बाद प्योर मेटल की फॉर्मेशन हो जाएगी। इस तरीके से फ्लो चार्ट की मदद से हमने जो थ्योरी पढ़ी थी, हम फ्लो चार्ट की मदद से इजिली उस थ्योरी को याद कर सकते हैं। ठीक है, इस फ्लो चार्ट को उतारिए। तो अब नेक्स्ट टॉपिक आता है कोरोजन। कोरोजन क्या होता है? कोरोजन एक प्रोसेस होती है जिस प्रोसेस के अंदर मेटल का डिस्ट्रॉय होता है। मेटल का डिस्ट्रॉय क्यों होता है? क्योंकि उस मेटल पे एयर, मॉइस्चर और केमिकल्स एक्ट करते हैं और उससे मेटल डिस्ट्रॉय होता है। उसी प्रोसेस को बोलते हैं कोरोजन। ठीक है, अब यहाँ पे हम डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल का कोरोजन पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे आयरन का कोरोजन, जिसे हम रस्टिंग ऑफ आयरन भी कहते हैं, यानी कि लोहे पर जंग लगना। ठीक है, देखिए आयरन पर जंग कैसे लगती है? जैसे ही हम आयरन के पीस को एयर की प्रेजेंस में छोड़ देते हैं, और एयर कैसी होनी चाहिए? जिस एयर में मॉइस्चर प्रेजेंट हो, तो वो जो मॉइस्चर एयर में प्रेजेंट होता है वो उस आयरन पे एक्ट करेगा और उस पर एक फ्लैकी ब्राउन सब्सटेंस, यानी कि ब्रेडिश ब्राउन सब्सटेंस की कोटिंग कर देगा। उस कोटिंग को ही बोलेंगे हम रस्ट, और उस प्रोसेस को बोलेंगे रस्टिंग ऑफ आयरन की लोहे पर जंग लग गई। सेकेंड है कोरोजन ऑफ सिल्वर। जैसे ही हम सिल्वर को एयर में एक्सपोज करते हैं तो उस पर एक कोटिंग होनी स्टार्ट हो जाती है जो कि ब्लैक कलर की होती है, और वो कोटिंग किसकी होती है? सिल्वर सल्फाइड की। वो कोटिंग होती है सिल्वर सल्फाइड की। ये सिल्वर सल्फाइड की कोटिंग कब बनती है? जब हम सिल्वर को एयर में छोड़ देते हैं और उस एयर में क्या प्रेजेंट होता है? सल्फर। सिल्वर सल्फर के साथ कंबाइन करके सिल्वर सल्फाइड बना लेता है, जो कि ब्लैक कलर की कोटिंग कर देता है सिल्वर सब्सटेंस, सिल्वर मेटल के ऊपर। अब आता है कोरोजन ऑफ कॉपर। कॉपर में कोरोजन कैसे लगता है? जब भी हम कॉपर को ऐसी जगह रखें जहां वो कांटेक्ट में आ जाए कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो उस पर ग्रीन कलर की कोटिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से जो कॉपर का कलर होता है वो डल होना स्टार्ट हो जाता है। और वो जो ग्रीन कलर की कोटिंग होती है वो होती है कॉपर कार्बोनेट्स की। ठीक है, तो ये तीनों ही ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसलिए मैंने ये तीनों करवाए हैं। इसको उतारिए। अब आता है कि हम किसी भी आयरन पे रस्टिंग लगने से कैसे बचा सकते हैं, या फिर उस पर रस्ट लग गई है तो उसे आगे कैसे ना बढ़ने दें, यानी आगे बढ़ने से कैसे रोकें। देखिए सबसे पहला है कि या तो हम उस पर कोटिंग कर दें। कोटिंग का मतलब या तो हम उस पर पेंट कर दें, ऑयल अप्लाई कर लें, ग्रीस अप्लाई कर दें, ताकि उस पर रस्टिंग रुक जाए, आगे ना बढ़े। दूसरा कर सकते हैं हम उस पर गैल्वेनाइजिंग। गैल्वेनाइजिंग का मतलब होता है जिंक की कोटिंग करना, जिंक की एक लेयर चढ़ा देना, या तो हम उस पर रस्टिंग ऑफ आयरन होने से बचा सकते हैं जिंक की लेयर चढ़ा के। थर्ड है एलोइंग। एलोइंग क्या होता है? देखिए यहां पर अगर कोई आयरन पे रस्ट लग चुकी है तो वो खराब हो गया, तो उसे अब नया कुछ मेटल बनाने के लिए क्या करेंगे? हम उसे किसी दूसरे मेटल में मिला के एक नए फॉर्म का मेटल बना के देंगे। जैसे कि आयरन पे अब लग चुकी है रस्ट, आयरन में हम कॉपर या फिर क्रोमियम मिला देंगे
और एक स्टेनलेस स्टील की फॉर्मेशन करेंगे। तो उस रस्टिंग वाले आयरन को भी हमने यूज़ करके एक नए मेटल की फॉर्मेशन कर दी। देखिए पहले जानते हैं एलो होता क्या है। एलो एक होमोजीनियस सब्सटेंस होता है, नहीं होमोजीनियस उसमें कुछ भी मिक्स कर दो पता नहीं लगा पाएगा कि आयरन है इसमें या क्रोमियम है, ठीक है। एक नई मेटल की फॉर्मेशन होगी। जो एलो होता है उसमें दो या दो से ज़्यादा मेटल होते हैं या फिर नॉन मेटल होते हैं, जैसे कि ब्रास एक एलो है। ब्रास किस किस से मिलकर बना है? कॉपर और जिंक से। ब्रॉन्ज एक एलो है, किससे मिलकर बना है? कॉपर टिन से। सोल्जर किससे मिलकर बना है? सोल्डर लीड और टिन से। एमेल्गम किससे बनकर मिला है? मर्क्यूरी, सिल्वर, टिन और जिंक से, ठीक है। तो इस तरीके से हम आयरन पे रस्टिंग लगने से रोक सकते हैं बाय एलोइंग ऑफ द आयरन। तो ये चैप्टर आपका यहीं पे फिनिश होता है। काफ़ी लेंथी चैप्टर था, वन शॉट सीरीज का ये थर्ड चैप्टर था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।